चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरा छोटा सा टॉपिक निपटाते हैं। यह है शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स। तो दो कैपेसिटर से मेरे कहने का मतलब है, सिचुएशन कुछ ऐसा है, सुनिएगा कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस एक बार के लिए मान लेते हैं C1, और इसके दोनों प्लेट के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं V1। ठीक है, तो इस प्लेट पर जो चार्ज होगा वो होगा +C1V1, इस प्लेट पर जो चार्ज होगा वो -C1V1 होगा। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक दूसरा प्लेट और भी था जिसका कैपेसिटेंस है C2, और इसके दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो इस प्लेट पर चार्ज होगा C2 इंटू V2, और इस प्लेट पर चार्ज होगा -C2V2। हम लोगों ने क्या किया, तो इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो फिर से कहानी वही है, कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि V1 हमारा हाइयर है V2 से, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वायर में फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा चार्ज का फ्लो, और ये चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों सिस्टम यानी दोनों कैपेसिटर्स एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर लें। ठीक है, तो ये यदि हमारे पास इनिशियल सिस्टम है तो फाइनल सिस्टम में क्या हुआ होगा, फाइनली इस कैपेसिटर C1 के पास मान लेते हैं कि वोल्टेज V यूनिट का आ गया या VC आ गया, VC इज कॉमन पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस C2, इसके पास भी वोल्टेज वही VC है। ठीक है, तो इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा C1 इंटू VC, इस प्लेट पर -C1 इंटू VC, इस प्लेट पर C2 इंटू VC, इस पर -C2 इंटू VC। ठीक है, तो अब की बारी जो चार्ज कंजर्वेशन हमें लगाना है वो चार्ज कंजर्वेशन, देखिए ये जो प्लेट है, ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो इन दोनों प्लेट पर जितना शुरुआत में चार्ज होगा उतना ही चार्ज इन दोनों प्लेट पर बाद में भी होगा, है ना, क्योंकि चार्जेस यहां से कहीं जाएंगे थोड़ी, ये दोनों प्लेट ही बस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। भाई इस प्लेट से चार्ज उड़कर इस प्लेट तक थोड़ी चला आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि हम लोग चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दें, तो चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये C1V1 प्लस C2V2 बराबर है C1 इंटू V कॉमन प्लस C2 इंटू V कॉमन के। तो V कॉमन इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के बराबर रहा होगा। ठीक है, ये है वो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जहां तक की चार्ज फ्लो हुआ है, जहां तक की चार्ज, समझ गए? ठीक है, अब ये फाइनल पोटेंशियल आ गया तो फिर फाइनल चार्ज तो लिख ही लेंगे ना, मतलब इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना है, तो इस प्लेट पर जो फाइनल चार्ज है वो था C1 इंटू वी कॉमन, यानी इस प्लेट पर जो फाइनल चार्ज है वो C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2। इस प्लेट पर जो फाइनल चार्ज है वो कितना था, वो था C2 इंटू वी कॉमन, यानी कि C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 के बराबर। ऑलराइट, ठीक है भाई, फाइनल चार्ज लिख रहा हूं, बस ये V कॉमन के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो फिर से वही बात, यदि मैं पूछूं कि इनिशियल सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी कि फाइनल सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी, कल ही किया है, इनिशियल सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी, फाइनल सिस्टम के पास कम एनर्जी होगा, क्योंकि ये जब चार्जेस फ्लो होंगे तो यहां वायर में हीट का तो जनरेशन होगा, हीट का तो जनरेशन होगा, तो यहां हीट लॉस कितना हुआ है, तो हीट लॉस वही सेम फॉर्मूला होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर। मैं एनर्जी लॉस वाले रिजल्ट को इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2
इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये है एनर्जी लॉस। ठीक है, अब इसी में ऐसा हो कि जैसे यहां पर तो मैंने जो जिन दो प्लेट्स को ज्वाइन करवाया था वो था ये पॉजिटिव वाला प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट से कनेक्ट किया गया था। यदि ये पॉजिटिव वाला प्लेट इस नेगेटिव वाले प्लेट से ज्वाइन करा दिया जाए तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है, देखिएगा कि ये ऐसा है, ये C1 इसके पास वोल्टेज V1 था, ये दूसरा कैपेसिटर C2 इसके पास वोल्टेज V2 था। ठीक है, तो यहां पर चार्ज है प्लस C1 V1, यहां है माइनस C1 V1। इस प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है माइनस C2 V2 और इस पर चार्ज प्लस C2 V2, ऐसा ज्वाइन किया ऐसा। तो सेम बात है, सेम बात, बस सिर्फ जो पिछला हमारा रिजल्ट आया है उसमें जहां कहीं पर भी V2 है उस V2 को रिप्लेस कर दीजिए माइनस V2 से। V2 को किससे रिप्लेस कर दीजिए? माइनस V2 से, बस बस। यानी कि जो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो होगा C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और जो एनर्जी लॉस है वो एनर्जी लॉस इज 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 था तो माइनस माइनस प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए एक मैं बताता हूं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल बनाते हैं, वो ये है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, शुरुआत में वो अनचार्ज्ड है और एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसमें बैटरी का EMF E है। ठीक है, फाइंड द हीट दैट डेसिपिएट्स इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उस समय कितनी हीट एनर्जी डेसिपिएट हुई है, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए, ऐसा है कि ये है हमारे पास एक कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज्ड, ये बैटरी है जिसका EMF है E। ठीक, ऐसे सर्किट में मैं एक रजिस्टर भी दिखा देता हूं। इस की को हम लोगों ने किया क्लोज, T इज इक्वल टू 0 पर। यहां कोई चार्ज नहीं, यहां कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अच्छा ये छोड़िए, यदि मैं ऐसा पूछता आपसे कि राइट आफ्टर क्लोजिंग द की, इस की को जस्ट बाद मतलब जस्ट क्लोज करने के बाद सर्किट में करंट कितना है, वो करंट बता सकते हैं? मेन सवाल तो ये है, हीट डेसिपिएशन पूछा जा रहा है, उस पर आते हैं। पर उसके पहले यदि मैं एक सर्किट में रेजिस्टर ऐसा लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस है R, ये बैटरी है जिसका EMF है E। मेरा अभी दूसरा सवाल है वो ये है कि राइट आफ्टर क्लोजिंग द की बताइए सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? कितना करंट फ्लो होगा? 0 क्यों होगा? तो करंट लिखने के लिए किसी एक साइड का पोटेंशियल मान लेते हैं 0, यहां का वोल्टेज 0, बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड आए तो यहां का वोल्टेज कितना? E। यहां का वोल्टेज कितना? E। यहां का वोल्टेज E तो यहां का भी वोल्टेज E। अब शुरुआत में कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, शुरुआत में कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, तो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जंप करने पर कैपेसिटर के पास कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई वोल्टेज का डिफरेंस भी जनरेट नहीं होगा। यानी यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल E है तो इस पॉइंट का भी तो पोटेंशियल E ही होगा। भाई यदि कैपेसिटर के प्लेट के पास कोई चार्ज होता तो उसके अक्रॉस हम लोग जंप करते तो वोल्टेज का लॉस आता ना। मेरे कहने का मतलब है, इसको ऐसे नोट बना के लिख लीजिएगा कहीं कि जैसे ये है हमारे पास एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इसके इस प्लेट पर चार्ज है प्लस Q, इस प्लेट पर चार्ज है माइनस Q। तो कैपेसिटर में यदि आप हायर साइड से लोअर साइड जब भी जंप करेंगे तो वोल्टेज का क्या होगा? लॉस। भाई हायर साइड से लोअर साइड जाएंगे तो वोल्टेज कम होगा ना। कितने से कम होगा? तो कम होगा माइनस टाइम्स ऑफ Q बाई C से। ठीक है, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस आएगा माइनस टाइम्स ऑफ Q बाई C के बराबर। और कैपेसिटर में लोअर साइड से हायर साइड जाएंगे तो वही वोल्टेज प्लस टाइम्स ऑफ Q बाई C से बढ़ जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो अभी कैपेसिटर के प्लेट पर कोई चार्ज ना होने की वजह से हम लोग ये कह रहे हैं तो वो 0 बाई C है। यानी कि यदि इस प्लेट का इस पॉइंट का पोटेंशियल E है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? E है। हेंस सर्किट में करंट कितना है?
तो सर्किट में करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर। आई इज इक्वल टू कितना है, ई बाई आर, राइट आफ्टर क्लोजिंग द की। ठीक, चलिए मेन ये तो सवाल नहीं था, ये तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया। यदि मैं आपसे ऐसा पूछता कि ये तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की है, इसके बाद क्या होगा? तो बैटरी कंटिन्यूअसली ये ऐसा करंट जो दे रहा है, तो इस करंट की वजह से कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। कैपेसिटर की प्लेट पर ये करंट ऐसा आ रहा है, तो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज कंटिन्यूअसली ग्रो अप होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। फाइनली एक सिचुएशन ऐसा चला आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जिसमें कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस टाइम्स ऑफ सीई और इस प्लेट पर चार्ज माइनस टाइम्स ऑफ सीई के बराबर होगा, क्योंकि बैटरी के लिए ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई। अब करंट कंटिन्यूअसली आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो बैटरी के प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, यानी वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सेम एज बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, तो कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज है प्लस सी और इस प्लेट पर चार्ज है माइनस टाइम्स ऑफ सी के बराबर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे ऐसा पूछता कि मुझे, है ना, पहले वर्क डन बाई बैटरी बता दीजिए कि बैटरी ने कितना वर्क किया है, तो बैटरी का वर्क डन क्या होता है? बैटरी का वर्क डन होता है बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है वो चार्ज मल्टीप्लाइड विथ बैटरी का ईएमएफ। ये कहां से लिखा? तो ये ईएमएफ के डेफिनेशन से लिख रहे हैं। ईएमएफ इज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी इनटू ईएमएफ। ठीक है, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है? ये तो शुरुआत वाला इंस्टेंट था जब कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, और फाइनली कैपेसिटर पर चार्ज है प्लस टाइम्स ऑफ सीई। तो बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है वो है प्लस सीई इंटू बैटरी का ईएमएफ ई, यानी कि दिस इज सीई स्क्वायर। ओके, बताइए ये वाली बात सही है? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अब ये जो वर्क डन बाय बैटरी है ये कहां जा रहा है? बैटरी ने जो वर्क किया है वो कहां गया? दो जगहों पर गया। कहां? एक तो कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली उसमें, प्लस हीट लॉस। यही हुआ है ना भाई? बैटरी ने जो भी वर्क किया है उस वर्क का एक हिस्सा तो कैपेसिटर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और दूसरा हिस्सा इस रजिस्टर में हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ सी स्क्वायर प्लस हीट लॉस। तो ये हीट लॉस कितना आ गया? हीट लॉस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर, यानी हीट लॉस इज हाफ सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सुंदर रिजल्ट है, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि बैटरी जो वर्क करता है ना, सिर्फ उसका आधा ही कैपेसिटर स्टोर कर पाता है, और आधी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाती है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं उस सिचुएशन के लिए जिस सिचुएशन में कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज था। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला सवाल क्या है। तो ऐसा है कि कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इनिशियली जो है ये चार्ज्ड है। अब की बारी सवाल में क्या है कि कोई एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज्ड है, तो ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई, यानी इस प्लेट पर कितना चार्ज है? प्लस सीई, और इस प्लेट पर माइनस टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, is connected with a battery of EMF E by 2 such that positive terminal of the battery is connected with positive plate of the capacitor। तो कनेक्ट किया गया है कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा। ये है EMF E by 2, पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर का वो बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है भाई, इस की को कर देते हैं क्लोज। ठीक, ओके, तो ये तो इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली क्या हुआ होगा? तो फाइनली बैटरी तो इस कैपेसिटर को अपने हिसाब से चार्ज कर देगा, मेरे कहने का मतलब है अपने पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चार्ज कर देगा। तो फाइनली क्या हुआ होगा कि फाइनली कैपेसिटर जिसके अक्रॉस ये बैटरी जिसका ईएमएफ E by 2 है, तो कैपेसिटर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E by 2, यानी इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा? प्लस सी ई बाई 2, इस प्लेट पर माइनस सी ई बाई 2। बताइए ये वाली बात समझ आ रही है भाई? बैटरी का, हाँ
तो फाइनली होगी, वही होगा, उसी पर आ रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा, जैसे बैटरी का ईएमएफ E/2 है, तो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस भी ईएमएफ कितना हो जाएगा, E/2 ही रहेगा। यदि कैपेसिटर के पास पोटेंशियल ड्रॉप E/2 है, तो इस प्लेट पर चार्ज प्लस CE/2 और इस प्लेट पर चार्ज माइनस CE/2। ये ठीक है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो जरा इस सिचुएशन को देखकर बताइए कि क्या बैटरी चार्ज, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हुई है या बैटरी चार्ज हुई है। कैपेसिटर के पास पहले चार्ज था प्लस C और बाद में चार्ज है CE/2 इस प्लेट पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज ऐसा फ्लो हुआ है, कितना फ्लो हुआ है, CE/2 के बराबर। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में चार्ज अंदर गया है, अंदर गया है, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले पार्ट का क्या जवाब बताएंगे, फाइंड द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी। बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज Q इज इक्वल टू, बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस CE/2 लिख दूं, प्लस CE/2 उस समय के लिए लिखता जब बैटरी ने चार्ज दिया होता, माइनस CE/2 से मेरे कहने का मतलब है बैटरी ने चार्ज दिया नहीं बल्कि लिया है। तो अभी के लिए क्या हुआ है, बैटरी चार्ज हुआ है, ये ठीक है। फाइंड टोटल वर्क डन बाय दी बैटरी। बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया, तो ये हम लोगों ने पहले भी किया है कि वर्क डन बाय दी बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी इनटू बैटरी का ईएमएफ। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया माइनस टाइम्स ऑफ CE/2 और बैटरी का ईएमएफ है E/2, तो दिस इज माइनस CE²/2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, चलिए तीसरे पार्ट पर आने के पहले एक बार के लिए ये बताइए कि शुरुआत में कैपेसिटर के पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी इज हाफ CE² था, और फाइनली कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आ चुकी है, तो कैपेसिटर के पास फाइनल एनर्जी इज हाफ CE/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 CE²/4, यानी कि CE²/8। ठीक है, फाइनली तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप E/2 है, तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी हो गई, हाफ CE²। E की वैल्यू कितनी है, E/2 है, तो CE²/8। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि तीसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हीट कितना डेसिपिएट हुआ है सर्किट में। तो सर्किट में जनरेटेड हीट डेसिपिएशन निकालने के लिए फिर से वही बात, एनर्जी कंजर्वेशन, कि वर्क डन बाय बैटरी इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। तो वर्क डन बाय बैटरी है माइनस CE²/4। ठीक है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी CE²/8 माइनस इनिशियल एनर्जी CE²/2। ठीक है, प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। तो कितना आ रहा है हीट लॉस यहां से, हीट लॉस इज इक्वल टू माइनस CE²/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 8 CE² माइनस 4 CE²। तो इसको ऐसा लिख दूं, माइनस माइनस प्लस 3 CE²/8। ठीक है, तो हीट लॉस हमारे पास आ गया CE²/8। समझ आ गया ना। तो सिचुएशन के हिसाब से, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मतलब जरूरी नहीं है हर बार कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो और बैटरी चार्ज हो रहा हो। लेकिन जब कभी भी इस वायर में करंट फ्लो होगा, यानी चार्जेस फ्लो होंगे, तो हीट का लॉस तो होगा, हीट का लॉस तो होगा। हीट लॉस निकालने के लिए हमेशा इसी फॉर्मूले पर अपना ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात है कि बैटरी का जो भी वर्क है दैट इज इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सॉरी वर्क डन बाय बैटरी जो भी है वो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस हीट लॉस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आइए एक और दूसरा छोटा सा सवाल बनाते हैं। वो ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है
ठीक है, प्लेट एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, और जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया है उस बैटरी का ईएमएफ वी वोल्ट का है। प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है, अच्छा स्विच को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, क्लोज किया है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्लोली रिड्यूस टू डी बाई टू, ठीक है। जो पहले प्लेट यहां पर था, अब इस प्लेट को हम लोग उठाकर कहां ले आते हैं, यहां ले आते हैं, यहां ले आते हैं, यानी ये यहां से डी बाई टू डिस्टेंस की दूरी पर लेकर चले आते हैं। तो सिंपल सा सवाल है कि भाई आपने ज्योमेट्री चेंज किया है तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, है ना। शुरुआत में पहले कैपेसिटेंस कितना था, तो पहले कैपेसिटेंस रहा होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर, और बाद में जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने सी डैश लिख दिया है, वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई टू, यानी कि 2c के बराबर है, ठीक है। क्या बताइए, हाँ, तो अब देख लेते हैं। तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होता है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इज हाफ सी, फाइनल सी यानी कि 2c इंटू वी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ रहा है सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, यानी 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसे लिख लीजिए 1/2, सी क्या है, सी है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, ये है हमारा जवाब।